Hello everyone. So welcome to our amazing platform MedJX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So बेटा इस NCERT सीरीज में आज का जो सेशन होने वाला है that is on D and F block. अब D and F ब्लॉक जो है इस बार क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं बिकॉज इनऑर्गेनिक में वैसे भी हमारे पास पोर्शन रिड्यूस हो गया है तो यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछेंगे वो ऑब्वियसली। और इसकी एनसीईआरटी मुझे ऐसा लगता है बच्चों को अक्सर थोड़ी सी बोरिंग लगती है खुद से रीड करना। तो मेरे साथ साथ तुम लोग रीड करो, हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ इस सेशन में। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। ओके जी, तो डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बातें लिखी गई हैं, मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के भी बताऊंगी। देखो आपके पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक हमारा जो होता है वो सारा डी ब्लॉक होता है। हमारे माइंड में बेटा, हमारे माइंड में डी ब्लॉक की एक ऐसी पिक्चर बनी रहती है, ऐसी मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल की ऐसी पिक्चर बनी रहती है। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं नीचे। तो यहाँ पर जो आपके पास ये जो ब्लॉक्स हैं, ये वाला यहाँ पे जो दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड 2, दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। यहाँ पर 3 से लेकर के 12 तक जितने भी ग्रुप्स आते हैं दे बिलोंग टू डी ब्लॉक, और यहाँ पर 13 से लेकर के 18 तक जितने भी ग्रुप्स आते हैं दे बिलोंग टू पी ब्लॉक, एंड नीचे हमारे एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक के। तो ये एक जनरल सा आइडिया हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ, कौन से ब्लॉक कहाँ कहाँ लाई करते हैं। अब देखिए, हमें क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में बात करनी है सिर्फ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि डी ब्लॉक में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में बेटा पाए जाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी सबसे पहले यही चीज मेंशन करती है, एंड फिर यहाँ पे लिखती है कि इन विच डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। यहाँ पे क्या होता है, हम किसी एलिमेंट को कब बोलते हैं कि वो डी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से या पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, हम चेक करते हैं कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में एंटर हुआ है। इसका मतलब इनके जो भी एलिमेंट्स है वहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। लास्ट का वैलेंस अल्टीमेट, उसके बाद पेनल्टीमेट, उसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट हो गया तुम्हारा डी, एंड n-2 वाला f। n इज योर लास्ट का शेल, मान लो n इज 4, तो d क्या हो जाएगा n-1, दैट इज 3d। उसके आगे f, फिर f चलो अपना इसमें नहीं आएगा 3d सीरीज में, वो हमारा कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आपका ये ग्रुप 4, ये पीरियड 4, 5, 6, 7, तो 6 और 7 में हमारा एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है। तो एफ में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है उसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। चलिए, तो अब यहाँ तक कितनी बातें बोलता है। उसके बाद हमें यहाँ से जो इंपॉर्टेंट, मैं देखो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी आपको। 3D सीरीज कहते हैं स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज यट्रिबियम टू कैडमियम, 5D सीरीज लेंथेनम टू मरकरी, एंड 6D सीरीज एक्टिनियम टू कॉपर्निशियन। देखो ये कह रहा है हमारे पास यहाँ पे ये जो फोर्थ पीरियड है, ये क्या है तुम्हारा फोर्थ पीरियड, इसमें तुम्हारे पास जो सीरीज होती है वो होती है 3D सीरीज। मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटर हो रहा है 3D सीरीज में, और ये स्कैंडियम से बेटा, स्कैंडियम से कहाँ तक होती है, स्कैंडियम से ये जिंक तक होती है। ये तुम्हारा आ गया ग्रुप 3, ये तुम्हारा आ गया ग्रुप नंबर 12। इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो स्पेशल नाम है दैट इज 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सीरीज में एंटर कर रहा होगा। फिर फिफ्थ पीरियड से स्टार्ट होगी तुम्हारी 4D सीरीज, फिर सिक्स्थ पीरियड से 5D, एंड सेवेंथ से तुम्हारी 6D। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए 3D 4D एंड 5D होती है, सवाल वहीं से ज्यादा हम लोग के पेपर में आता है। नाउ स्कैंडियम टू जिंक, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, यट्रिबियम। यट्रिबियम के बाद तुम्हारा कैडमियम, जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम। तो यट्रिबियम से लेके कैडमियम तक तुम्हारी हो गई 4D सीरीज। इसे क्या बोलोगे, 4D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। उसके बाद लेंथेनम
लेंथेनम से बेटा तुम्हारा लेंथेनम से लेके मरकरी तक तुम्हारा 5D सीरीज में जाता है। फिर एक्टीनियम से लेकर के कॉपरनीशियन तक तुम्हारा 6D सीरीज में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये हम लोगों को चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए इतनी। तो ये है तुम्हारी 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज, ये 3D सीरीज। मोस्टली इन 3 सीरीज से अपना सवाल डी ब्लॉक का बनता है। अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखी है यहाँ पर इस पैराग्राफ में, जो तुम लोग मिस नहीं करोगे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। कई बार वहां से सवाल बन जाता है। तो देखो, कई बार वहां से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमारी। तो ये कहता है कि ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन मेटल वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट that their chemical properties were transitioned between those S and P block elements। कि भाई S से P में ट्रांजिशन हो रही थी, ये बीच में एलिमेंट्स पड़ रहे थे, तो हमने इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया पहले की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट अभी जो आयुपैक के अकॉर्डिंग कह रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू आयुपैक हम ट्रांजिशन मेटल्स उन्हें कहते हैं, transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell। अपनी एनसीईआरटी बेटा साथ में लेके बैठो और लाइंस को मार्क कर लो। तो which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ions। या तो वो अपने आयंस में इनकम्प्लीट डी सब शेल रखें या फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट डी सब शेल रखें, तभी हम उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। अब देखो क्या कहता है हमारे पास यहाँ से, जिंक कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो जी हाँ, ये जिंक कैडमियम मरकरी को क्या बोल रहा है, जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, सो दिस इज 3D10 4s2। क्योंकि हक पे कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल है, तो इसे मैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकती। तो सिमिलरली कैडमियम एंड मरकरी। उसके बाद ये कहता है इनकी चाहे तुम ग्राउंड स्टेट ले लो या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है, +2। जिंक S से 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3D10, तब भी तो इसके 3D में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, फुली फिल्ड डी सब शेल हो गया, तो आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हो। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि मैम कॉपर इज एटॉमिक नंबर 29, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी तो 3D10 4s1 होती है, तो क्या हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? यस बेटा, आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, एक इलेक्ट्रॉन S से गया, एक गया D से, 3D9, तो इसमें ये 3D9 शो करता है, इनकम्प्लीट डी सब शेल रखता है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो यहां तक आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अब hence transition elements and their compounds are studied separately, however the usual theory of valence as applicable। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमारा जहां से टॉपिक एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ये जो पॉइंट था ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला, जो डेफिनेशन थी आयुपैक के अकॉर्डिंग, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। कॉपर पे पूछा, वो आपके पास एजी पे भी पूछ सकता है, एजी पे सवाल पूछ सकता है। तो एजी +1 में तो क्या होगा, 3D10 ही होगा। एजी +2 में फिर जाके इनकम्प्लीट डी सब शेल रखेगा, तो वो भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। नाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा ध्यान से देख लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख लो, एनसीईआरटी ने जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, दैट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, n-1 1 to 10 ns 1 to 2, ये एनसीईआरटी ने लिख रखी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है और एनसीईआरटी भी लिखता है कि भाई जो तुम्हारा पैलेडियम होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी 4s2 नहीं
अपने पास 5s0 4d10 होती है। 5s0 4d10 होती है, देख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, चाहे 4d10 या 5s0। तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, अरे यार चलो आ गया वापस, थैंक गॉड। ये तुम्हारे पास क्या है, 5s0, दिस इज योर 5s0। ध्यान रखे तो पूरे हमारी जो ये जो सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ पैलेडियम ऐसा होगा जिसमें ns में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे, अब एक ये तो एक्सेप्शन है, और एक हमको 3D सीरीज में जो एक्सेप्शन आती है उनका ध्यान रखना है। तो 3D सीरीज में तुम्हारे पास देख लो, कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर इज योर 29, दिस इज योर 24। ये क्या होता है तुम्हारा 3d10 4s1, और ये क्या होता है तुम्हारा 3d5 4s1। और ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करते ही हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शंस देखी जाती है। आप देखो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के यहाँ इस पेज पे बेटा हमें लिख के दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से आपको जो ध्यान में रखनी है वो मैं मार्क कर रही हूँ कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये तुम्हारा 4s है, ये तुम्हारा 3d है, ये है एक्सेप्शन, और एक क्रोमियम है। इन्हें मार्क कर लो अपनी नोटबुक, अपने एनसीईआरटी में साथ के साथ। और देखो कौन कौन सी है, नायोबियम, ये भी हमारी एक्सेप्शन है, कौन सी है, दैट इज ns1। ये ns1 देखो, पैलेडियम को छोड़ के, पैलेडियम विल बी ns0, उसके अलावा जो एक्सेप्शंस होंगी सारी कैसी होंगी, ns1 वाली। तो और तुम्हारे पास रुदीनियम, रोडियम, ये याद कर लो। उसके बाद Ag, गोल्ड, ये तो हो गई, प्लेटिनम, ये सब तुम्हारे क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। और पैलेडियम को भी मार्क करो, बट इसमें ध्यान रखो कि दिस इज योर 5s0। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे रेड से लिख देती हूँ 5s0, इसे मार्क कर लेना। ये जितनी भी मैंने तुमको एक्सेप्शंस बताई हैं, प्लीज इनको अपने एनसीईआरटी में यहाँ पर मार्क कर लो। तो ये बातें थी हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी के केस में आप लिख सकते हो कि आपके जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d10 ns2, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है, तो इनके लिए हम जनरल कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं कि जिंक कैडमियम मरकरी के लिए ये है। अब ये बातें होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन की। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, इस क्वेश्चन को जरूर कर लो, इस क्वेश्चन को करो, मुझे पता है इसमें तुम गलती करोगे। आपसे कहा गया है on what ground you can say that scandium is a transition element but zinc not zinc। या तुम्हें ये क्वेश्चन अगर वो ऐसे दे दे कि आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें, जिसमें हमारे पास क्या है, या फिर ये वाला क्वेश्चन ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी तुम्हारे लिए, वो तुम करना। कि यहाँ पे पूछा गया है तो स्कैंडियम में तुम बोल सकते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब स्कैंडियम तुम्हारा क्या है, स्कैंडियम इज योर एटॉमिक नंबर 21। अब इसमें मैं तुम्हें एक इजी मेथड बताऊं कि तुम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये जो आगे वाला नंबर होता है ना, जस्ट पुट दिस इन 4s, पीछे वाला नंबर पुट दिस इन 3d, ठीक है। ये तुम्हारा सब में सही चलेगा, 3d सीरीज में, 4d सीरीज में भी चलेगा, बट एक्सेप्शंस जहां पर आएंगी वहां पे ध्यान रखना। मान लो तुम्हें टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, दिस इज 22, तुम लिखोगे 4s2 3d2। तुम्हें लिखनी हो टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, तुम लिखोगे 4s2 3d3। अब भाई आगे वाला नंबर तो 2 2 2 ही रहने वाला है, और 4s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, सिर्फ पीछे वाला तुम भरते चलोगे, तो ऐसे तुम इजीली कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो तुम देख सकते हो कि भाई ये जो D है मेरा, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसे मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगी। और जिंक में तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हो कि दिस इज योर 3d10
4s2, तो कंप्लीटली फिल्ड डी है, तो इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जो भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम बचपन में पढ़ते थे, ये भी मेटल्स हैं, ये भी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें सारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख के दी हैं, मार्क कर लो। अगेन मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी निकाल के मेरे साथ साथ बेटा जी मार्क करो इसे। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। मैंने बोला मेटालिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेंगे, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी, जैसे आयरन वगैरह को हम यूज करते हैं ब्रिजेस वगैरह में, तो मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्योंकि ज्यादा है, स्ट्रेन बियर कर सकता है। डक्टिलिटी, आप वायर थिन वायर्स बना सकते हो। मैलिएबिलिटी, आप उसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, शीट्स बना सकते हो। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक क्लस्टर, ये सारी जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हमें कहा गया है यहाँ पर कि जो आपके जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैंगनीज है, उनमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ देयर मेटालिक स्ट्रक्चर्स। क्योंकि क्या है बेटा, इनमें फुली फिल्ड, इनके पास क्या है, तुम्हारे फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। मैंगनीज के पास हाफ फिल्ड है, जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास फुली फिल्ड है। तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे फॉर्म वीक मेटालिक वीक मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल का जो बॉन्ड होता है वो ये वीक बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें ये एक्सेप्शंस देखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में वो लिखता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं भाई, वो हार्ड भी होते हैं, एंड लो वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब कि इतने वोलेटाइल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने रूम में मेटल रखा और मेटल वेपराइज हो गया तुम्हारा, है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतने वोलेटाइल ये नहीं होते हैं। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन में लिखा है जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो यही रीजन जो मैंने तुम्हें बताया, इसीलिए हमारे जिंक, कैडमियम, मरकरी इतने हार्ड नहीं होते हैं। एंड जो हम ये बातें कर रहे हैं हार्डनेस और वोलेटिलिटी की, इसमें जो एक्सेप्शंस आती हैं वो आती है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की। अब ये जो तुम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जो नीट में क्वेश्चन बन सकता है उसको देखो। यहाँ पे बेटा आपको मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बताया, एक तरह से ग्राफ बताया हुआ है। इसमें भी आपको जो ध्यान रखना है ना, आपको इस ग्राफ में देखना है कि ये जो हमारे पास टंगस्टन है, यहाँ पर टंगस्टन है, टंगस्टन तुम्हारा किस में आ गया, 3D, 4D, 5D, 5D सीरीज में आ गया तुम्हारा टंगस्टन। मैं यहाँ पे चीजें तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। देखो 5D सीरीज में तुम्हारा आ गया टंगस्टन, 4D सीरीज में तुम्हारा आ गया मोलिबिडिनम, और 3D सीरीज में आ गया तुम्हारा क्रोमियम। बेटा देखो डी ब्लॉक में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज में इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा। तो याद रख लो कि ग्रुप 6 में आए ना क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ग्रुप 6 का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 5D में टंगस्टन का, 4D में मॉलिब्डेनम का और फिर क्रोमियम का। और पूरे इसमें डी ब्लॉक में देखे, इन डी ब्लॉक तो किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, टंगस्टन का, क्योंकि हमारे पास फोर ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक, ठीक है, 12 वाले का नहीं हम बोलेंगे, नहीं, ग्रुप नंबर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिख लो तुम लोग, अगर मैं बात करूं अपना ग्रुप नंबर 12 की, उसकी बात नहीं करते हैं, ग्रुप नंबर 10 तक लिख लो, क्योंकि ग्रुप नंबर 11 में तुम्हें ट्रेंड ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा अलग सा ट्रेंड है। तो ग्रुप नंबर 4 तुम्हारा कौन सा हो गया, टाइटेनियम वाला, 3D सीरीज में तुम्हारा टाइटेनियम वाला हो गया, और यहां से हाफनियम वाला, ये 4D, ये 5D, है ना। और ग्रुप 10 तुम्हारा कौन सा हो गया, ग्रुप 10 तुम्हारा हो गया निकल वाला, है ना, निकल वाला।
तो निकल वाले में तुम यहाँ से देख लो, इनमें जो तुम्हारे पास जो ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का, वो तुम्हारा होता है 3D सीरीज से ज्यादा 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप 3 नहीं लिखा, ग्रुप 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बात है कि तुम्हें ग्रुप 3 वैसे लिखा भी नहीं है, एनसीईआरटी ने यहाँ से जो डायग्राम बनाया है वो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम से बनाया, और तुम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम में देख सकते हो कि टाइटेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जिरकोनियम से कम है, हाफनियम का सबसे ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी 5D का 4D 3D से ज्यादा होगा, ये इनका यूजुअल ट्रेंड है, ये यूजुअल ट्रेंड है। यहाँ पे भी देख लो तुम्हारा वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम कैसे बढ़ रहा है, 3D 4D 5D। लेकिन एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन हमसे इन्हीं का पूछा जाता है कि हाईएस्ट बता दो अपने रिस्पेक्टिव सीरीज में। तो 3D में पूछता है तो क्रोमियम, 4D में पूछता है तो मॉलिब्डेनम, 5D में पूछता है तो टंगस्टन, और पूरे डी ब्लॉक में अगर पूछता है तो तुमसे वो टंगस्टन का पूछेगा। अब वो कहता है यहाँ पर एक और लाइन वो मेंशन करता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to ns electrons। वो बोलता है कि रीजन क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ यहाँ पे ns के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बाकी में देखो, बाकी में अगर तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है, कोई भी आउटर मोस्ट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे इन एडिशन टू योर ns n-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हमारे पास इन एडिशन टू ns वी हैव n-1d के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, इसीलिए इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे साफ साफ इस लाइन में लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर अट्रीब्यूटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन को भी मार्क करना। फिर कहता है in any row the melting point of these metals rise to maximum at D5। अब तुम देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, D5 है, D5 है, तो कह रहा है मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें D5 पे आ रहा है। अब तुम बोलोगे मैम मैंगनीज भी D5 है, तो मैंगनीज के लिए भी लिखता है एक्सेप्ट फॉर एनामोलस वैल्यूज ऑफ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, उसके लिए उसने बोला उसके लिए नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए तुम देखो कहीं ना कहीं इनका हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा D5 पे आ रहा है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है। Now they have high enthalpies of atomization। एटोमाइजेशन की भी बात करता है, और हाँ ये मैं तुम्हें बता रही थी ना, इसमें जो ऑर्डर होता है वैसे पूछता नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि कई ग्राफ में बन रखा है, तो जस्ट इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि तुम्हारे पास कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर Ag है, इस तरह से, ठीक है जी। तो हमारे पास मतलब ये जो ग्रुप नंबर 11 है, ये तुम्हारा 12th ग्रुप में क्या आ गया, जिंक, जिंदगी कैडबरी होगी, इस तरह से याद कर सकते हो। उससे पहले कॉपर आता है 11 में, तो 11 में तुम्हारे पास ये ट्रेंड है, लेकिन 11 इस तरह से 11 12 याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम एग्जैक्टली याद रख सकते हो क्योंकि एक ही ग्रुप है जिसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है। बाकी अगर तुम देखोगे, बाकी अगर तुम देखते हो 4 से लेके 10 तक, तो तुम्हारा यही वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहाँ से तुम साफ देख सकते हो कि यही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। स्कैंडियम या ट्रिबियम लेंथनम की बात नहीं करता है, लेकिन उसमें जो ऑर्डर होता है बेटा वो ऑपोजिट होता है, 3D का सबसे ज्यादा, फिर 4D का, 5D का, बट मैं उसको यहाँ पे आपको नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी उसके बारे में बात नहीं करता है। नाउ एटोमाइजेशन की बात देखो, एटोमाइजेशन के लिए क्या लिखता है, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन विच आर शोन इन फिगर 4.2। 4.2 आगे देखना, एटोमाइजेशन का ग्राफ तुम देखोगे मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ की तरह ही है, लगभग सेम ग्राफ है दोनों के लिए, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के लिए उतनी ही ज्यादा तुम्हारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। अब कह रहा है कि मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल, इसमें भी जैसे यहाँ पे एक मिडल से पॉइंट में मैक्सिमा आ रहा है ना,
एग्जैक्टली मिडल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दिस इज ऑल्सो अ मिडल पॉइंट जहां पे तुम्हारा मैक्सिमा आ रहा है। तो वैसे ही कह रहा है कि एटोमाइजेशन में भी मिडल में आता है, इंडिकेटेड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, कि जितने ज्यादा तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी और उतनी ज्यादा एटोमाइजेशन होगी। तो जनरली ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जितने ज्यादा तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, सिंस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। अब ये लाइन ऐसे समझनी आएगी, मैं इसे समझाती हूँ, पहले पढ़ लो। विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैट वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो डी एंड एफ ब्लॉक में ना प्रॉब्लम यही है, सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में बच्चों को, कि ये जो लाइंस लिख रखी होती है ना एनसीईआरटी की, ये समझ में नहीं आती है। हो सकता है तुम्हें यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी क्लियर ना हो इस वक्त, लेकिन बेटा मैं तुम लोगों को कह रही हूँ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, अपनी एनसीईआरटी तुम लोग लेके बैठो। मैं तुम्हें यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज डी एंड एफ ब्लॉक में लिख रखी है हमारी एनसीईआरटी में, तो उसे समझ, अगर वो हमें समझ में आ गई तो हमें जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो याद रखना इजी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई मेटल है, अब मेटल तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा, उसको तुम क्या करोगे, एनर्जी दोगे उसको गैसियस फेज में चेंज करने के लिए। अब गैसियस फेज में चेंज करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो उसे कह रहे हो एटोमाइजेशन, या इसे सब्लिमेशन एनर्जी भी कहते हैं, बट वन एंड सेम थिंग। ठीक है, तुमने दी एटोमाइजेशन एनर्जी, तो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन इन्वॉल्व होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे यहां से। तो यहाँ पे तुम क्या दोगे, IE1, मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M+ में चेंज किया, फिर तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, M2+ में चेंज किया, गैसियस गैसियस। अब वाटर इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये बना लेगा M2+ एक्वस, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जब ये प्रोसेस होगी एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। इसमें सिर्फ ये प्रोसेस तुम्हारी कैसी है, ये प्रोसेस है एक्सो, बाकी क्या है एंडो। ठीक है जी। अब ये कह रहा है, अब देखो अब ये इक्वेशन लिखिए, अब ये पॉइंट पढ़ो जरा। ये कह रहा है कि सिंस the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal, metals with high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, इसे छोड़ो, high enthalpy of atomization tend to be noble in their reactions। अब कह रहा है कि भाई जिस मेटल की एटोमाइजेशन ही बहुत ज्यादा हाई होगी, जिस मेटल की एटोमाइजेशन एनर्जी ही हाई होगी, तो क्या वो, क्योंकि यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में हम एनर्जी का खर्चा कर रहे हैं, यहाँ खर्चा कर रहे हैं, यहाँ हमने खर्चा किया, यहाँ हमारी रिटर्न लेने की बारी आई। हाइड्रेशन एनर्जी में प्रोसेस थी एक्सोथर्मिक। अब बेटा इधर भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, लेकिन अगर यहीं पे मुझे एनर्जी का इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जरूरी नहीं है ना मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिलेगी। एटोमाइजेशन एनर्जी में ही मैंने एनर्जी का इतना खर्चा कर दिया, तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि पहले मैं सॉलिड से गैसियस स्टेट पे भी जाऊं, तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मेटल्स जो होते हैं जिनकी हाई एटोमाइजेशन होती है वो मोस्टली नोबल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहते होते हैं, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है जी। नाउ another generalization that may be drawn from 4.2 इस फिगर, ये देखो एग्जैक्टली वैसी दिख रही है ना जैसा मेल्टिंग पॉइंट का तुमने वो देखा ग्राफ, वैसा वैसा ग्राफ है ये। तो ये कहता है मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज have greater enthalpies of atomization than corresponding elements।
तो यहाँ पे ये देख लो कि इस सीरीज का इस सीरीज से ज्यादा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये तुम्हारी ग्रीन लाइन से इसने दिखा रखी है सीरीज 1, ये सीरीज 2, सीरीज 3। तो देख लो सीरीज 3 का सबसे ज्यादा है तुम्हारा सीरीज 3D। ये 3 सीरीज का मतलब तुम्हारा कौन सी सीरीज होगी? 5D सीरीज। ये 3D, ये 4D, ये 5D। तो 5D वालों की कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू तुम्हारी 4D 3D, जैसा हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट में। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब नेक्स्ट तुम बात करो यहाँ पे, ये बात होगी एटोमाइजेशन की। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैं एक बार इरेज कर दूं, ये वाले पॉइंट से रेज कर देती हूँ यहाँ से जो लाइंस आ गई। अब देखो एटॉमिक वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। तो सबसे पहले बेटा वो बात करता है तुम्हारे जो आयंस होते हैं उनके साइजेस के बारे में। तो इन जनरल वो लिखता है कि इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज, भाई सेम चार्ज के आयंस, ये नहीं कि एक है जिंक +2, एक है तुम्हारा मैंगनीज +5 और तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अगर तुम एक सीरीज के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करो तो सेम साइज वाले को करोगे, स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2। तुम ये नहीं कर सकते एक का +3 एक का +4 कंपेयर कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन जनरल ions of same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तुम्हारा जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा। मतलब अगर मैं कंपेयर कर दूं स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, इनमें कंपेयर करूं तो तुम देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 21, 22, 23, 24, तो तुम्हारा साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कोई एक्सेप्शन नहीं है आयंस के साइज के लिए, इसी तरह से ऑर्डर फॉलो होगा। कह रहा है दिस इज बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी। भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर हो रहा है? अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी में ही आता है, और डी तो पुअर शील्डर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? शील्ड तो करता नहीं है। तो अगर वो शील्ड ही नहीं कर पाता है प्रॉपरली तो फिर वो क्या जेड इफेक्ट, वो शील्ड ही नहीं कर पाता है तो वो क्या साइज बढ़ाएगा? जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा और साइज तुम्हारा कम होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है? इसने लिखा है इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल ईच टाइम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी। न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हर वक्त यहाँ पे देखो स्कैंडियम +2 में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 21 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने इससे निकाल लिए हैं, तो 2 2 2 माइनस करते चलो, एक एक इलेक्ट्रॉन तो आगे आगे तक ज्यादा ही है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन तो आगे आगे बढ़ ही रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ किस में रहा है? डी में बढ़ रहा है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पुअर शील्डर है डी। चलो, इट मे बी रिकॉल्ड दैट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बेटा एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। हम ये बातें करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? मैं जब ये करवाती हूँ शील्डिंग इफेक्ट तो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही करवा देती हूँ। अगर तुमने मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखो, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट ये सारी चीजें डिस्कस हो रखी हैं तुमसे, बट फिर भी मैंने बता दिया ये ट्रेंड होता है तुम्हारा। तो डी और एफ काफी पुअर शील्डर्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग आ जाओ, इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा है जो एटॉमिक रेडियाई है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो अब कह रहा है सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ गिवन सीरीज, हाउएवर वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल, बट मैं वो भी बता दूंगी तुम्हें। An interesting point emerges when atomic size of one series are compared to those of corresponding other series। अब यहाँ पे देख लो, इस पैराग्राफ में जो जो लिखा है वो मैं तुमको साइड में बता देती हूँ, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी एक एक लाइन पढ़ रखी है तो मुझे पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हारे लिए भी ये पैराग्राफ समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बट अगर मैं एनसीईआरटी की बिल्कुल ही एक एक लाइन अगर पढ़ूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट हम इसमें से कोई इंपॉर्टेंट, मैं पूरा पैराग्राफ तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। तो देखो 3D, 4D, 5D।
तो बेटा जब आप 3D से 4D आते हो तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जब आप 4D से 5D आते हो तो साइज तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। मतलब 3D से 4D तो मैम साइज बढ़ रहा है, लेकिन 4D टू 5D तुम्हारा साइज कांस्टेंट रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो, अगर मैं यहां पर ये मिटा के तुम्हें यहां पे लिखती हूं, इसमें भी एक्सेप्शन है, स्काइला, स्काइला बोल देती हूँ मैं इसे, स्कैंडियम। इसमें क्या हो रहा होता है? इंक्रीज ही हो रहा होता है साइज। यहाँ पे तुम्हारा यट्रिबियम लेंथनम का बराबर नहीं होता है। देखो क्या होता है, तुम्हारे पास यहाँ पे तो है स्कैंडियम, यट्रिबियम, लेंथनम, ये तुम्हारी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। अब इससे अगला भी लिख लेती हूँ, तिवारी जी जोर से हाफे, ऐसे याद कर सकते हो। मैंने इसको याद रखा है ऐसे स्काइला, क्योंकि ये तुम्हें ऐसे भी लर्न होने चाहिए, ऐसे भी लर्न होने चाहिए। अब मैं तुम्हें निमोनिक्स नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि निमोनिक्स तुम अलग से अपने से लर्न कर लेना, हो सकता है तुम्हें पहले से भी लर्न हो। अगर मतलब मैं बिल्कुल फ्रेश लेक्चर वाइज डिस्कस करती, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो मैं ऑब्वियसली डिस्कस करती तुम्हारे साथ निमोनिक्स, बट अभी जो निमोनिक्स से आता है तुम उन्हीं के साथ चलो। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा लास्ट वाला, ये तुम्हारा ग्रुप 3, ये 4 और ये तुम्हारा 12, जिंदगी कैडबरी होगी, ऐसे याद रखा है मैंने। चलो, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, स्कैंडियम इज 21, है ना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अब इसमें क्या करो तुम, 18 ऐड कर दो, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पे तुम कितना ऐड करोगे, 18, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 57। अब गलती से भी ऐसा मत करना, यहाँ पे तो कर लो, ये 22, ये 40, यहाँ मत कर देना 58, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है 58 से 71 तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं, 58 से 71 तुम्हारे कहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं लेंथेनॉइड्स में। तो यहाँ पे जो आएगा 72 आएगा, यहाँ पे ये 80 तक। और यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। अब यहाँ पे अगेन तुम 18 ऐड कर दो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास 72 से 80 तक, यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में 32 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का ही डिफरेंस है। अब ऐसा क्या हो रहा है, तुम देखो लेंथेनम के बाद तुम्हारा ल्यूटेशियम से लेके सीरियम तक ये किस में चला गया, एफ में चला गया। इसका मतलब मैम यहाँ तक तुम्हारा एफ पूरा भर चुका होगा, F14, यहाँ पे भी तुम्हारा 4F पूरा फिल्ड होगा। यहाँ पे जब तुम आगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो 4F तो इंट्रोड्यूस हो गया होगा, 4F पूरा भर भी गया होगा। अब आएंगे आगे इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर होंगे वो आगे के सब शेल में एंटर होंगे, लेकिन जो तुम्हारा F ऑर्बिटल है, मैंने बोला था उसके शील्डिंग काफी ज्यादा पुअर है, पुअर शील्डिंग ऑफ F, इसकी जो शील्डिंग है वो पुअर शील्डिंग है। तो क्योंकि हाफनियम से लेके मरकरी तक इनका 4F कंप्लीटली भरा हुआ है और वो पुअर शील्डर्स हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर आ भी रहे हैं तो ये उनको शील्ड थोड़ी कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव तो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अगर जेड इफेक्टिव तुम्हारा और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ इनके पास कोई 4F सीरीज नहीं है, यहाँ 4F सीरीज देखने को मिल रही है, जितने भी मेंबर्स यहाँ है उनके पास 4F सीरीज है, इनके पास नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ शील्डिंग बहुत ही पुअर है। अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वहां पे जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा है ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एफ के ऑर्बिटल शील्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो साइज इनका घट रहा है और इतना घट जाता है कि ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट तुम्हारा 4D और 5D का सीरीज साइज बराबर हो जाता है। तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है साइज के ऊपर यहाँ से कि 3D 4D 5D को कंपेयर करें तो तुम्हारा साइज, क्योंकि नीचे शेल्स ऐड हो रही थी, हमने आज दिन तक यही पढ़ा है कि डाउन द मूव, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा 4F पूरा कंप्लीटली फिल्ड था, वो इतना उसकी शील्डिंग पुअर है, तो क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इस चीज को हम टर्म देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें नहीं, इनमें क्या लग रही होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हो सकता है कि तुम्हें पूछ ले, ऐसा पूछ ले कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज इज ऑलमोस्ट इक्वल, एक स्टेटमेंट ऐसे दे दे, स्टेटमेंट जिरकोनियम हाफनियम हैज
इक्वल साइज, और रीजन दे दे बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव, कुछ भी लिख सकता है वो। तो तुम्हें वहां पे बताना होगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इसका जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन करता है ये कि अपने पास जो the elements, the radii of third 5D series are virtually the same as those of corresponding of the second series, इन दोनों के radii बराबर है। This phenomena is associated with the intervention of 4f orbitals which must be filled before the 5D series of elements। जैसे ही आप इनकी 5D series भरने लगोगे, 4f तो पहले से ही भरा होगा। The filling of 4f before 5D orbital results in regular decrease in atomic radii called lengthenoid contraction। ठीक है जी, तो ये रीजन है इसका। अब ये देखो, ये ग्राफ देखो, यहां पर तुम्हारा दिख रहा होगा तुम्हें कि ये तुम्हारा स्कैंडियम, ये यट्रियम, ये लेंथनम, यहाँ पे तो साइज तुम्हारा इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन बाकियों में देखो ऑलमोस्ट बराबर हो गया। यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, यहाँ बराबर है, बढ़ रहा है, बराबर है, बढ़ रहा है, बराबर है ना। तो ये चीज ध्यान में रखोगे तुम लोग यहाँ से साइज का। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो गई, और देखो जिरकोनियम हाफनियम का इन्होंने दे भी रखा हुआ है साइज, ऑलमोस्ट बराबर है, 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको हम ऑलमोस्ट बराबर ही मानते हैं। अब एक लाइन ये लिखता है, एक लाइन और लिखता है कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो ऐसे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से एनसीईआरटी रीड करना थोड़ा सा बोर्ड पे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पे चीजें तुम्हें अंडरलाइन करवानी पड़ेंगी, तो ज्यादा मैं तुम लोग की तरफ देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे लाइंस भी रीड करनी पड़ेंगी, उनको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। बट हमारी लाइंस, जो ऐसी लाइंस मैं नहीं चाह रही हूँ कि मुझसे मिस हो, जो तुम लोग जब पढ़ते हो ना तब तुम उनसे मतलब नहीं निकाल पाते हो, ऐसी कुछ लाइंस, इसमें ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं यार डी एंड एफ ब्लॉक में। बाकी एनसीईआरटी की लाइंस तुम्हें समझ में आती भी है जब तुम पढ़ते हो, लेकिन इसकी लाइंस समझना थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसी लाइंस जो मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ के समझ नहीं आएंगी, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो वाली लाइंस एटलीस्ट अंडरलाइन करके तुमको समझा दूं, और तुम भी उनको अपनी अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। अब देखो कह रहा है factor responsible for the lengthenoid contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series। अब तुम बोलोगे कि ये ordinary transition series क्या होती है, तो बेटा ordinary transition series ये कह रहा है 3D and 4D को, जिनमें तुम्हारा 4f, जिनमें f सीरीज नहीं होता है, f वाली इसके लिए स्पेशल हो गई, इन दोनों को इसने ऑर्डिनरी बोल दिया। अब ऐसे पढ़ो तो हमें नहीं समझ आएगा क्या होता है ये ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज, and is attributed to similar cause, that is imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals। However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of d electron। अब इसका मतलब समझा देती हूँ। ऑर्डिनरी तुम समझ गए 3D 4D, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए होगी 5D वाली। ये कह रहा है कि आपकी जब 4f सीरीज भर गई है, भर रही है, आप देखो, आप 3D में आपके पास 4f नहीं थी, 4D में 4f नहीं थी, 5D में जाके 4f आई। अब ये कह रहा है कि तुम्हारी जो 4f है, अगर हम सीरीज में चले, उसी सीरीज में चले, 5D सीरीज में ही चले, तो हम देखेंगे कि तुम्हारा जो ये 4f है, 4f में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कोई बहुत ज्यादा वो इसमें क्या होगा कि वो शील्ड नहीं कर पाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो एक रेगुलर डिक्रीज देखा जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये लिखता है शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन दैट 1d के कंपैरिजन में 4f का शील्डिंग बहुत ही पुअर है बाय अनदर। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4f ऑर्बिटल्स। तो उनमें क्या होता है, साइज में एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। आई थिंक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी।
यहाँ पे इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अच्छा, मेरी मार्क लाइंस भी साइड में चली गई। कोई बात नहीं, तुमने मेरे ख्याल से मार्क तो कर ही लिया होगा ना। ये मैंने तुम्हें जो यहाँ पे बोला कि ये वर्ड यहाँ पे मार्क कर लेना, तुम्हें समझ में नहीं आता है ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। कुल मिला के हमारे पास ज्यादा सीरीज नहीं है, चाहे साइड में लिखना चाहो 3D 4D 5D। एनसीईआरटी इनको बोलता है ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज, और इन्हें बोलता है तुम्हारा, कुछ नहीं बोलता 5D वाले को, ठीक है। इनको बोलता है ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा F नहीं है। F कहाँ आया तुम्हारा पहली बार? 5D सीरीज में आया। 5D सीरीज में F आया तो ये ऑर्डिनरी हो गई। वो ये इसके लिए थोड़ी हाई फाई सीरीज हो गई जिसमें F आया। अब F ने आके कुछ भी नहीं करा। तुम्हें पता है कि यहाँ तक जो तुमने लेंथेनॉइड्स लिखे हैं उनमें F तो पूरा भर चुका होगा, F14। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जब 5D में तुम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होगे, D में आ रहे होंगे, D में आ रहे होंगे, तो हमें पता है भाई D की भी शील्डिंग कोई खास है नहीं है। पहले से F में ऑर्बिटल पड़े हैं ना, उनकी शील्डिंग है ना आने वाले की शील्डिंग है, तो ऑब्वियसली Z इफेक्टिव बढ़ेगा और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनमें लगेगा। ये चीज तुमको समझ जानी है। अब उसके बाद ये चीजें हमने कर ली। अब कह रहा है डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस coupled with increase in atomic mass results in general increase in density। डेंसिटी क्या होती है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो बढ़ ही रहा है ना, मास तो बढ़ ही रहा है जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, एक सीरीज में मूव कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रेडियस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम एक तरह से डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी तो बढ़ेगी। यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दे रखी हैं तुम्हें, इस टेबल को भी ध्यान से पढ़ लेना। ये क्यों आ गया? तुझे तो नहीं बुलाया था। हाँ जी। अब देखो, इस टेबल में भी मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। अब देखो, सीरीज के साइज के बारे में वो इतनी बात नहीं करता है, लेकिन हाँ, टेबल में उसने 3D सीरीज के साइज का डेटा दे रखा है। कौन सा डेटा दे रखा है बेटा उसने? यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो मेटेलिक रेडियाई है ना, मेटेलिक रेडियाई का उसने डाटा दे रखा है। तुम यहाँ से अगर मेटेलिक रेडियाई को देखोगे, नॉर्मल आयंस का नहीं कह रही हूँ मैं, ये नॉर्मल वाला डेटा किस किस के लिए दे रखा है? स्कैंडियम, ठीक है जी, स्कैंडियम के लिए दे रखा है। तो स्कैंडियम है तुम्हारा, फिर टाइटेनियम है, टाइटेनियम के लिए भी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, फिर टाइटेनियम, फिर आ गया तुम्हारा क्रोमियम, फिर आ जाता है तुम्हारा मैंगनीज, और फिर आ जाता है तुम्हारा फीकोनी कूजन। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही मैंने डाटा लिखा हुआ है, जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं। होता क्या है ना बेटा कि पहले तो तुम्हारा नॉर्मल चल रहा है कि साइज डिक्रीज होता है, साइज तुम्हारा डिक्रीज होता है, ठीक है जी। साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव तुम्हारा शील्डिंग से ज्यादा होता है, शील्डिंग से ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तुम्हें समझाया ये शील्डिंग इफेक्ट ये सब क्या होता है। जेड इफेक्टिव तुम्हारा ज्यादा होता है शील्डिंग से, और यहाँ पे तुम्हारा जेड इफेक्टिव तुम्हारा शील्डिंग के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे तुम्हारा जेड इफेक्टिव लेस देन शील्डिंग हो जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ साइज इंक्रीज कर रहा है। कॉपर से बड़ा जिंक, निकल से बड़ा कॉपर, और फीकोनी में आयरन कोबाल्ट निकल में साइज जो है बराबर हो जाता है ऑलमोस्ट। मैंगनीज का इनसे बड़ा हो जाता है, मैंगनीज का बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा D5 है, ठीक है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव और शील्डिंग कांस्टेंट तुम्हारे ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। बट एक बात ध्यान रखना, अब तुम्हारा जिंक का देखो बड़ा तो हो रहा है, वैल्यू में देखो 137 दे रखी है, बड़ा तो हो रहा है, बड़ा तो ये हो रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या ये स्कैंडियम से बड़ा हो जा रहा है? नहीं, स्कैंडियम 164 है, ये 137 है। ये नहीं कि उस तरफ जिंक बढ़ गया तो स्कैंडियम से ही बड़ा हो गया, स्कैंडियम ही यहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंगनीज इज 137 विच इज इक्वल टू योर जिंक। इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना वो तुमसे यहाँ से नहीं पूछेगा, बट ये जनरल सा ट्रेंड तुम याद रख सकते हो, ठीक है जी। इतनी बातें हमें क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट, ओके, इसे करते हैं अब, साइड में लेके आती हूँ मैं इसे।
क्या बोलता है ये इस पैराग्राफ में? आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस होना चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैं इसका देखो, इसका जो ट्रेंड है काफी ज्यादा इरेगुलर होता है, लेकिन जनरली हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि भाई जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी इंक्रीज करती है जनरली। लेकिन इसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसा लगता है कौन पढ़े इसको। मैं आपको समझाती हूँ, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इरेगुलरिटीज क्या होती है इसमें देखने को मिलती है कि आयनाइजेशन एनर्जी का एक कोई आपको रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा कि लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ये है तुम्हारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का, तुम लोगों को यहाँ पे डेटा गिवन है, ये रही आयनाइज। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ये देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा है, बट इतना ये पूछता नहीं है इसमें से डाटा बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं तुमको अभी कर पाऊंगी। तो देख लो यहाँ पे ये 631, ये 656, ये 650, तो ये 653। अब क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होनी चाहिए थी, यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये 656 के बाद ये 650 हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वेनेडियम के लिए डिक्रीज हो गई है। अब इससे कंपेयर करूँ तो 653 भी कम ही है ना भाई, यहाँ 656 है, ये 653 है, ये होनी क्या चाहिए थी? इंक्रीज, बट यहाँ पे डिक्रीज हो गई। वेनेडियम क्रोमियम के केस में ये डिक्रीज हो रही है, फिर मैंगनीज में फिर इंक्रीज हो रही है, फिर आयरन में इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है कोबाल्ट के लिए, फिर निकल के लिए फिर डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद थोड़ी इंक्रीज हो रही है लेकिन कोबाल्ट से कम ही है, फिर जिंक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी इरेगुलर सा पैटर्न है। मैं ये नहीं बोलती तुम इसको रट्टा मार लो, इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत चीज़ें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अब मैं तुमसे बात करूं कि जो IE1 होती है किसी भी एटम के लिए, जो IE1 होती है, IE2 हमेशा इससे ज़्यादा होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, उसी मेटल का मैंने M+ बना दिया, अब मुझे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं IE2 दूंगी, तो वो हमेशा उससे ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ता है जनरली वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इरेगुलर ट्रेंड जो है हमें, जो मैंने तुम्हें पहले ही बात बता दी यहाँ पे, कि आपको एक इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल्स ऑफ 3D सीरीज देखने को मिलता है। अब इसकी ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास एक तो साइज में भी इरेगुलरिटी है ना जी। साइज भी कौन सा हमारा बिल्कुल ही रेगुलर था, उसमें भी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कोई कोई जगह स्टेबल हो जाती है, तो ये उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि ये इरेगुलर सा ऑर्डर हमको देखने को मिलता है। तो देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस पैराग्राफ को ना एक बार देखो रीड मार लेना, इसमें ज़्यादा कुछ बातें इतनी कुछ खास नहीं है। थोड़ा थोड़ा तुम्हें एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बताया गया है कि जैसे हमें पता है कि क्रोमियम में तुम्हारा क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, 3D5 4s1 है ना। क्यों ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी एक्सचेंज एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, तो यहाँ पे ये जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, वो इसे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देती है। तो इस वजह से ऐसी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग को स्टेबल मिलती है। अब देखो यहाँ पे ये बात करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको ये यहाँ पे बताती हूँ कि ये हमारे से बात करता है आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ
आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ Mn+2 की बात करता है, Fe+3 की बात करता है। एक ही हमसे बात करता है IE2 ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। अब ये चीजें ना, अगर तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा है तो तुम रिलेट करोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं क्रोमियम और मैंगनीज की IE2, और एक जगह मैं कंपेयर करूं कॉपर और जिंक की IE2, तो मुझे बताना किसकी ज्यादा होगी। अच्छा, पहले तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। मैम दिस इज योर 3D5 4s1, दिस इज योर 3D5 4s2, दिस इज योर कॉपर तुम्हारा क्या है, इनको अलग अलग कंपेयर करें। ये क्या होता है 3D10 4s1, और ये क्या है तुम्हारा 3D10 4s2। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो IE1 लगेगी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 3D5, ये तुम्हारा क्या बन गया क्रोमियम प्लस, ये तुम्हारा क्या बन गया यहाँ से मैंगनीज प्लस 3D5 4s1। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ IE2 मुझे बताओ। अब देखो ये कैसा हो गया हाफ फिल्ड, 3D5 क्या है, ये हाफ फिल्ड है, तो ये हमारा स्टेबल है। अब इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से 4s3 निकालना है तो मैं बोल सकती हूँ कि क्रोमियम की IE2 मैंगनीज से ज्यादा होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ से निकालती हूँ तो 3D10 बनेगा, ये तुमने IE1 दी, यहाँ पे तुम्हारा 3D10 4s बना, लेकिन अब मुझे IE2 देके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है विच इज अ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वेरी वेरी स्टेबल, तो तुम्हारी कॉपर की जिंक से ज्यादा हो जाएगी IE2। ऐसे वो तुम्हें कंपेयर कराएगा, तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। और एक वो मैंगनीज और आयरन की भी क्या करवाता है IE3 कंपेयर करवाता है। यहाँ पे लिखती हूँ मैंगनीज एंड आयरन की। अच्छा मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी लिखी तुमने 3D5 4s2, इसकी 3D6 4s2, ये होता है 26, ये होता है 25। ट्रिक बताई तुम्हें, डी में भरो 5, पीछे वाला नंबर डी में, आगे वाला नंबर एस में। अब तुम देखो यहाँ पे IE1 दी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी तुम्हारी, ये तुम्हारा मैंगनीज प्लस बन गया 3D5 4s1, यहाँ पे 3D6 4s1, ये बन गया तुम्हारा Fe+। अब तुम IE2 दोगे, बना दोगे मैंगनीज 2 प्लस, क्या बन जाएगा 3D5, अभी तुम क्या दे रहे हो, पहले तुमने IE1 दी, अब तुमने IE2 दी, यहाँ बन जाएगा 3D6 4s चला गया। ठीक है 4s जीरो कर दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो इसे हटा दो। अब तुम खुद सोचो जब तुम IE3 दोगे तो मैंगनीज की क्या बन रही है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई IE3 तुम्हारी मैंगनीज की तुम्हारी आयरन से ज्यादा होगी, राइट। तो ऐसे चेक कर सकते हो, रीजन बता सकते हो क्यों, तुम्हें आ जाएगा किसकी ज्यादा है। सिंपल, तुम्हें देखना है कि कौन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब देखो ये सारी बातें लिखी हुई है, अब इस पैराग्राफ पे आ जाओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2 टू फॉर्म M+2 आयन from gaseous atom. The sum of first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization. कह रहा है कि अगर मुझे किसी का M+2 बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे सॉलिड से किस में चेंज करना पड़ेगा, उसको गैस में। एटमाइजेशन एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे IE1 भी देनी पड़ेगी, मुझे IE2 भी देनी पड़ेगी, फिर जाके M+2 बनेगा, फिर जाके तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह लगेगी। पर कह रहा है किसी को M+2 बनाना है तो तुम्हारे लिए IE1 I2 लगेगी साथ में एटमाइजेशन के। कह रहा है डोमिनेंट टर्म इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कह रहा है कि तुम्हारी ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये डोमिनेंट टर्म है यहाँ पर। इस पे काफी चीजें डिपेंड करेंगी कि ये बनेगा +2 कि नहीं बनेगा। ये चीज बोल रहा है यहाँ पे कि डोमिनेंट टर्म इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी which shows usually high values for chromium and copper। वही चीज जो मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाई कि क्रोमियम और कॉपर के लिए IE2 हाई होती है। इसमें से क्या बोला था 3D5 4s1, ये है तुम्हारा 3D10 4s1, तो IE1 दी तो 3D5 बना, ये 3D10 बना,
अब IE2 तुम सोचो इनके लिए कितनी हाई होगी, क्योंकि ये है हाफ फिल्ड, ये है फुली फिल्ड, तो इसीलिए इसको इसका +2 बनाना हमारे लिए मुश्किल है। द डोमिनेंट टर्म इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम कॉपर के लिए काफी ज्यादा होती है, ठीक है, वेयर M प्लस आयन हैव D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम प्लस कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5 D10, क्रोमियम प्लस की D5, कॉपर प्लस की D10 कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। अब जिंक की भी बात कर रहा है, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ जिंक इज कॉरेस्पॉन्डिंगली लो एज द आयनाइजेशन कॉजेज द रिमूवल ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन which results in the formation of stable D10 configuration। कह रहा है कि अगर मैं जिंक का केस ले लूं तो जिंक का क्या होता है, जिंक इज 30, दिस इज 3D10 4s2। कह रहा है कि जिंक में से मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया, जिंक प्लस क्या बन जाएगा, 3D10 4s1। अब 4s1 बन गया तो जिंक तो खुशी खुशी देगा ना अपना एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी तो स्टेबल हो रही है कॉन्फ़िगरेशन। क्या बना देगा, जिंक +2 क्या बना देगा, 3D10। तो कह रहा है कि ये तो बहुत, इसके लिए तो बहुत ही लो है भाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। मतलब जिंक से मुझे क्या बनाना है, जिंक से मुझे क्या बनाना है, जिंक +2। तो यहाँ पे IE1 लगी, यहाँ पे IE2 लगी। अब ये मत सोच लेना कि IE2 तुम्हारी IE1 के कंपैरेटिवली कम है, मैंने बोला उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, IE2 तुम्हारी IE1 से ज्यादा ही होगी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं कंपेयर करूं क्रोमियम या कॉपर से, कंपेयर करूं तो IE1 IE2, जो जिंक की IE2 है, क्योंकि भाई वो स्टेबिलिटी अचीव करने जा रहा है, 3D10 बनने जा रहा है, खुशी से पागल है, तो इसकी IE2 इनके कंपैरिजन में लो है, बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में लो है। बड़ी खुशी खुशी वो क्या बना लेता है, जिंक +2 बना लेता है, क्योंकि वो क्या अचीव कर रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां तुम टेबल में देखो, जिंक कोई और कॉन्फ़िगरेशन शो भी नहीं कर रहा +2 के अलावा। क्यों चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी खराब करूं, बाकी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन, तुमसे क्वेश्चन भी आता है कौन है ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। एक तो जिंक है, एक तुम्हारा स्कैंडियम भी है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। स्कैंडियम भी देख लो भाई, स्कैंडियम 21 है, 4s2 है, 3D1 है, और यहाँ पे लिखोगे आर्गन, 18 तक फिल कर दिए। अब अगर ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये तो आर्गन की तरह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। तो ये क्यों चाहेगा कि मैं स्कैंडियम +2 बनाऊं, ये तो सीधे +3 बना के खुश होगा ना। तो ये स्कैंडियम +2 इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्कैंडियम +3 में एग्जिस्ट करता है। और स्कैंडियम और जिंक तुम्हारे डी ब्लॉक में ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बाकी सारे देखो कितनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि जिंक क्यों नहीं कर रहा, स्कैंडियम क्यों नहीं कर रहा, मैंने वो भी साथ में समझा दिया। तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिंक +2 आयंस इन जनरल द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्वाइट हाई। बोल रहा है इसके लिए IE3 बहुत ज्यादा हाई होगी, तो ये जिंक +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक और लाइन ये लिखता है, ऑल्सो हाई वैल्यूज फॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ कॉपर निकल। मैं इसको मेरे साथ मार्क कर लो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है। Copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements. Copper, nickel, zinc इन सभी के IE3 ज्यादा है। अगर तुम देखो तो कॉपर में भी क्या है, या फिर निकल में देख लो, निकल तुम्हारा क्या है, 28 है ना, तो 3D8 4s2 है ये भी। इसके लिए भी तुम्हारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करना, 2, और फिर तीसरा यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये भी कह रहा है कि ये भी तुम्हारा क्या करता है कि निकल +3 बनाना नहीं चाहता है जिंक की तरह। इसके लिए भी कह रहा है कि IE3 जो है वो बहुत ज्यादा है कॉपर, निकल एंड जिंक के लिए। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स। कह रहा है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना डिफिकल्ट है।
डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए। क्यों है डिफिकल्ट, वो रीजंस इसने बताए क्यों क्यों डिफिकल्ट है। एक्सप्लेन किस किस के लिए करता है, जिंक के लिए एक्सप्लेन करता है कि उसकी IE3 डिफिकल्ट है। हाँ, उसके लिए जिंक +3 बनाना डिफिकल्ट है, +2 बनाना, किसी के लिए +2 बनाना डिफिकल्ट है, किसी के लिए +3। जिंक के लिए तुम्हारा +3 बनाना डिफिकल्ट है। क्या लिखता है, ऑल्सो हाई वैल्यूज ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है इसके लिए डिफिकल्ट, कि ये तुम्हारा यहाँ से 3D8, ये 4s2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आई नहीं देगा, तीसरा नहीं देगा, क्योंकि IE3 कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। IE3 इनकी बहुत ज्यादा होगी, किस किस की, कॉपर, निकल एंड जिंक की IE3 ज्यादा होगी। अब तुम बोलोगे मैम इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ठीक है आपने बोला जिंक की IE3 ज्यादा है तो वो शो भी नहीं कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन बाकी निकल की बात करूं, कॉपर भी नहीं कर रहा है, आपने बोला कॉपर की ज्यादा है, कॉपर भी नहीं कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो, लेकिन निकल तो शो कर रहा है, निकल तो शो कर रहा है। बाकी और एक निकल के लिए लिखता है, कॉपर जिंक के लिए लिखता है, चलो कॉपर नहीं कर रहा है, जिंक नहीं कर रहा है, बट निकल तो कर रहा है। हाँ करता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो, लेकिन इसके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +2 है। एनसीईआरटी में जो तुम ये डार्क से देख रहे हो ना, जो इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हारी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है IE2 की, IE3 की, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, स्पेशली तुम्हें जिंक के लिए लिख के देखोगे समझ आ जाएगी। कॉपर, क्रोमियम कॉपर की जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे समझ आ जाएगा कि इनकी IE2 इज वेरी वेरी हाई, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे समझ जाओगे कि इसकी IE3 विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो कोई नहीं चाहता है लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी है, देखो कहता है कि यहाँ पे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो कर पा रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पाते हैं, क्योंकि जो NS और N-1D के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं, D से भी निकाल लेते हैं, S से भी निकाल लेते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आ जाओ आगे, लिखता है elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series। तुम देखो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो कर रहा है, कह रहा है मिडल में आ रहे हैं जो काफी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और कह रहा है कि तुम एंड में जाओगे, देखो मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7, और कह रहा है कि लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट एक्सट्रीम एंड स्टेट extreme ends stems from either too few electrons to lose to share or too many d or electrons, hence fewer orbitals available। अच्छा ठीक है, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से समझा देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ लाइंस, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज है, लेकिन वो वाली फील फिर भी नहीं आती ना जब तक मैं तुम्हें अलग से लिख के नहीं बता देती हूँ, तो मुझे मजा नहीं आता। कह रहा है कि अगर तुम जाओ बीच में, देखो जैसे मैंगनीज है +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इतनी सारी, लेकिन तुम एक्सट्रीम एंड्स पे जाओ जरा, कह रहा है स्कैंडियम तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जिंक एक ही कर रहा है, बाकी या तो 2 कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं कर रहे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट शो, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, सबसे ज्यादा ये बीच वाले ही शो कर रहे हैं, फिर मिट गया, देखो सबसे ज्यादा यही शो कर रहे हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे तो ये इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। कह रहा है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो कह रहा है इन लोगों के पास तो बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इस तरफ वालों के पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। इनके प्रॉब्लम ये है कि इनके पास टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके पास ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे देखो साफ साफ उसने लिखा है hence fewer orbitals available in which to share electrons, तो ये रीजन है इनके। अब ये लिख रहा है इन अर्ली दस अर्ली इन सीरीज स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन, भाई स्कैंडियम 2 हम नहीं देखते हैं। टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल, टाइटेनियम 4 ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा ना, देखो क्योंकि टाइटेनियम क्या है तुम्हारा 22 3d2 4s2, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो कह रहा है टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल। एट द अदर एंड जिंक +2, ये तुम्हें वो दे रहा है
आगे से क्या बोलते हैं कि रीजन भी दे रहा है, तो देखो ना भाई मेरी ये बात सच है कि एंड्स पे तुम्हारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी नहीं हो रही है, इनके ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इनके कंपाउंड्स इस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं, ये सारी चीजें लिख रहा है। ये प्रूव है कि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं ऐसे, स्कैंडियम प्लस 2 का कोई कंपाउंड ही नहीं पता, तो प्रूफ है भाई कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, और कह रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज, कि एस और डी के में से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो इसीलिए ये इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंगनीज क्या होता है 3d5 4s2, तो आप वहां से 4s से भी निकाल रहे हो 3d से भी निकाल रहे हो, तो इसीलिए ये +2 से तुम्हारा +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Variability in an oxidation state, a characteristic of transition elements, arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by unity. सबकी कैसे कैसे डिफर कर रही है भाई, बाय यूनिटी, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो ये इस पैराग्राफ में लिखता है, इस पैराग्राफ में काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा है, कह रहा है ऑल्दो in the P block, the lower oxidation states are favored by heavier members. Heavier members जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा है, एस के इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं, वो पार्ट ही नहीं कर लेते हैं बॉन्डिंग में क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तुम्हारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैवियर एलिमेंट्स होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये लिखता है द ऑपोजिट इज ट्रू इन ग्रुप डी ब्लॉक, ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ऑपोजिट होता है, डाउन जाते हो तो तुम्हारी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती जाती है। कह रहा है जरा देखो तुम क्रोमियम को देखो, ये अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए तो डाउन द ग्रुप इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो ये कह रहा है क्रोमियम में +6 इतनी स्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, अपने आप की रिडक्शन कराएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और खुद की रिडक्शन कराई तो दूसरे की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़ते हैं हम भाई से कि K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि तुम्हारे पास इन एसिडिक मीडियम क्रोमियम +6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas molybdenum and tungsten are not. molybdenum and tungsten हमारे strong oxidizing agent नहीं होते हैं, लेकिन क्रोमियम होता है। अब कह रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन करो। हाँ तो इस क्वेश्चन में देखो, अरे नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस में नहीं होती, तुमने पढ़ा मैम एक स्कैंडियम में नहीं होती, जिंक में नहीं होती, बट ध्यान रहो ये +2 शो करता है, ये +3 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन स्कैंडियम तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल है। ध्यान से ऑप्शन में जिंक भी होगा, बोथ ऑफ देम भी होगा, और बोथ ऑफ देम वाले बहुत बच्चे करके आएंगे, पर ध्यान रखना कि उसने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा है, एंड जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए वो स्कैंडियम को आंसर करता है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब कह रहा है विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल exhibits the largest number of oxidation states and why? मैंगनीज में आती है ना सबसे ज्यादा, +2 से +7 तक शो कर लेता है वो। ठीक है जी, इसे नोट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखें तो देखो यहाँ पे ओके हम लोगों ने ये कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ट्रेंड्स इन M2 टू M2+2M में, हाँ जी इसको समझते हैं, थोड़ा यहाँ करती हूँ। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि ये तुम्हें कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास ट्रेंड्स इन M2+2M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कोई जो मेटल है वो 2+ से M में कितना जाना चाहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है एनसीईआरटी में रेड से मुझे याद नहीं रहता, मुझे रेड से मार्क करना है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग The unique behavior of copper having a positive E naught accounts for its inability to liberate hydrogen from acid. Only oxidizing acids, concentrated sulfuric acid और HNO3 इन्हीं के साथ reduce होगा the high energy to transform copper to copper 2 plus is not balanced by its hydration enthalpy. अब ये सारी कहानी क्या लिखी है, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ तो मतलब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हें कैसे लग रहा होगा, कैसे इंटरप्रेट कर रहे होगे तुम इन बातों को। अब इन्हें समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझो, तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखते हो तो वहाँ पे तुम देखते हो कि जो कॉपर की जो ई नॉट वैल्यू है, कॉपर की जो ई नॉट वैल्यू होती है वो होती है +0.34 वोल्ट, है ना, याद हो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत। क्या होता है बेटा कि हमारे पास जो कॉपर का ये रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखा है, तो कॉपर की टेंडेंसी होती है कि कॉपर क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चला जाए। मतलब इसके लिए जो ई नॉट m +2 टू m होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी तुम्हारे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जो अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो इसके अलावा अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके लिए ये जो वैल्यू होता है नेगेटिव होता है। मतलब उनका उल्टा m से m+2 जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। वो खुश हैं कि हम m से m+2 जाएंगे, उनके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये नेगेटिव होती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने ही तुमको पढ़ाया कि डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE, थोड़ा उससे भी रिलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें पता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब तुम्हारा जो ये ई नॉट है ये पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तभी नेगेटिव आएगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तभी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो कॉपर के लिए तो कॉपर को अगर कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, वो तो रिडक्शन करके खुश है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकियों के लिए नेगेटिव है। तो मतलब बाकियों की एबिलिटी है खुद को ऑक्सीडाइज करने की, मतलब वो m से m+2 में जाना चाहते हैं, लेकिन कॉपर m+2 से m में जाना चाहता है, ये रिडक्शन करना चाहता है, ठीक है, इसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, कॉपर तो रिडक्शन कर रहा है ना, कॉपर तो रिडक्शन कर रहा है, मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है बेटा, तभी ये हमारे पास जो मेटल्स हैं उनसे हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता। मतलब कॉपर जो है वो मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ या HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहूँ तो ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि एसिड्स क्या देंगे, H+ देंगे। अब H+ को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना H2 में कन्वर्ट होने के लिए, इसको तो क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉपर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देके राजी नहीं है, वो तो अपनी ऑक्सीडेशन ही नहीं करना चाहता। तो एनसीईआरटी, अब मैंने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, एनसीईआरटी यही कह रहा है कि तुम्हारा जो कॉपर है उसके लिए ए नॉट पॉजिटिव है, अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स। इन एसिड्स के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इनसे H2 ये लिबरेट ही नहीं कर सकता। और कह रहे हैं ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर, द एसिड्स बीइंग रिड्यूस्ड। ये कह रहा है क्योंकि ये बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड मैंने ले लिया HNO3, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इन्हीं के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा, लेकिन इनके साथ भी वो H2 गैस नहीं लिबरेट कर देता। क्या करता है कि आपका जो कॉपर है यहाँ पे 0 में है, ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, किस में चला गया, +2 में। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है इनके साथ, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है इनके साथ, या तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो बट फिर ये रिएक्शन अलग हो जाएगी ना, या फिर तुम ले लो, या फिर ये HNO3 के साथ तो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा,
लेकिन H2SO4 तुम्हें लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। खुद ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे तुम्हें पूछो तो ये +4, खुद की रिडक्शन दूसरे की ऑक्सीडेशन। सिर्फ ये अपने कुछ एसिड्स हैं, कौन, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, यही क्या कर सकते हैं, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बाकी एसिड्स के साथ ये ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है। तो ये बातें यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब ये क्या बोलता है, अब देखो आगे, यहां तक कर लिया ना हमने, ठीक है। ये एक लाइन ये लिख रहा है, हो सकता है फिर तुम्हें इसे समझने में भी दिक्कत आए, यहां मिटा रही हूं मैं इसे। देखो एक लाइन बेटा जी ये लिखता है यहाँ पे, द जनरल ट्रेंड towards less negative E naught values across series is related to general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that value of E naught for Mn, nickel and zinc are more negative than expected from the trend. अब इसका क्या मतलब है, और एक लाइन ये इसके लिए भी लिखता है, द एसिड्स द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू कॉपर +2 इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या मतलब है इस चीज का, तो देखो समझो इस चीज को। यहाँ पे मैंने तुम्हें ये इक्वेशन पहले भी लिखाई थी कि आपके पास मान लो कॉपर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, सबसे पहले देखो कॉपर +2 में क्यों नहीं जा पा रहा। आपके पास ये है कॉपर, अब इस कॉपर को सबसे पहले आप क्या दोगे, एटोमाइजेशन, क्योंकि ये सॉलिड में है, आपने दे दी एटोमाइजेशन एनर्जी, इसने बना दिया कॉपर गैशियस, फिर आपने इसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, फिर बनाया कॉपर प्लस, फिर आपने इसे आयनाइजेशन एनर्जी 2 दी, फिर इसने बनाया कॉपर 2+, फिर आपने इसको क्या दिया, हाइड्रेशन एनर्जी दी, और फिर बना दिया कॉपर एक्वस। अब बात क्या होती है, तुम्हें मैंने बताया था कि यहां तक ये प्रोसेस तुम्हारी एंडो, ये प्रोसेस तुम्हारी एंडो, ये प्रोसेस तुम्हारी एंडो, लेकिन ये वाली प्रोसेस तुम्हारी एक्सो। ये सारी चीजें तभी होगी ना अगर ये वाली हाइड्रेशन एनर्जी इस एनर्जी को कॉम्पेंसेट कर दे, जो भाई हमने खर्चा किया है, अगर वो खर्चा हम निकाल लें, मैं अगर मार्केट से 20 रुपए की चीज लेके आई हूँ, अगर मैं 30 रुपए की बेच देती हूँ तो मुझे फायदा है, लेकिन अगर मेरे को वो 15 रुपए में बेचनी पड़ रही है, मुझे नुकसान है। इतना मैं एनर्जी का खर्चा इन तीनों प्रोसेसेस में कर रही हूँ, और लास्ट में जो हाइड्रेशन करानी है उसमें इतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ही ना हो, तो कोई प्रोसेस फेवरेबल थोड़ी है ना जी। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने एटोमाइजेशन एनर्जी दे दी, यहाँ पे आपने आई इवन दे दी, कॉपर प्लस बना दिया, ये क्या है तुम्हारा 3d10 4s1, यहाँ क्या बन गया 3d10। मैंने तुम्हें खुद बताया था कि कॉपर की जो IE2 होती है वेरी हाई होती है, वेरी हाई होती है, तो ये 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल में तो नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो इसका मतलब अगर तुम IE2 देते हो तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसको ये हाइड्रेशन एनर्जी कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी कैन नॉट कॉम्पनसेट दीज वैल्यूज, और ये हुआ पर्टिकुलरली किसकी वजह से है, IE2 के बारे में। यही ये कह रहा है कि कॉपर टू कॉपर 2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या बोलता है यहाँ पे कि जैसे जैसे अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है, टुवर्ड्स लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज में ये वैल्यूज लेस नेगेटिव होती जाती है और कॉपर तक तो पॉजिटिव ही हो जाती है। लेकिन कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव, इनकी जो ई नॉट की वैल्यूज है ये ज्यादा नेगेटिव है। अब इनकी ई नॉट की वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव क्यों है, अब देखो इसमें सिर्फ एक हाइड्रेशन एनर्जी है जहां तुम्हारी प्रोसेस एक्सो है, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे ही तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी, है ना। ये वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होंगी ये वैल्यूज। अच्छा, अब ये कह रहा है किस किस का केस कह रहा है, मैं लिख लू, मैंगनीज का केस कह रहा है,
निकल का केस कह रहा है जिंक का, ऐसे पढ़ोगे लाइन से तो समझ नहीं आएगा। मैंगनीज इज योर 3d5 4s2। निकल इज, पहले जिंक लिखती हूँ, जिंक इज 3d10 4s2। निकल इज 3d8 4s2। कह रहा है इनके लिए वैल्यूज बहुत नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रही होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा करने का मेरे पास बेटा दो तरीके हैं, या तो मैं ये पॉजिटिव वैल्यूज को कम कर दूं, इसमें से जैसे कोई मैं नेगेटिव वैल्यू कर रही हूँ, ठीक है, माइनस, इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। मान लो मेरे पास एक जगह है +3, एक जगह है मेरे पास -10, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, ठीक है। अब इनके लिए या तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं +5 करती हूँ -10 करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को मुझे मोर नेगेटिव करना है, इस वैल्यू को मुझे मोर नेगेटिव करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाली वैल्यूज को लेस पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेस पॉजिटिव, अब देखो मैंगनीज के केस में तुमने IE1 दिया, तो ये क्या बन गया 3d5 4s1। तुमने IE2 दिया तो तुम्हारा क्या बन गया 3d5, विच इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो IE2 इसमें तो कम लगेगी ना। अगर इसमें आयनाइजेशन एनर्जीज ही कम लग रही है तो तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू खुद ब खुद हाई होगी। सिमिलरली जिंक में भी होगा, क्योंकि यहाँ भी IE2 के बाद तुम्हारा 3d10 बन रहा होगा, तो तुम्हारी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि स्टेबल में चेंज हो रहा है। अच्छा निकल के केस में तो मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपने बताया भी था निकल हमारा स्टेबल है +2 में। अब यहाँ पे रीजन देखो, इसके लिए रीजन क्या होता है, ये आओ तुम टेबल पे। अच्छा इन्होंने लिख भी रखा है बट यहाँ पे देखो, निकल निकल निकल, निकल के लिए हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा नेगेटिव है। निकल के लिए हाइड्रेशन एनर्जी -2121, बाकियों में कुछ 18 19, इसमें -21। इसमें ऑलरेडी जब ये निकल +2 बन जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है वाटर के साथ, ये जल्दी हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको जरूरत नहीं है कि इसकी IE2 कम हो IE1 हो, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। तो यहाँ रीजंस लिखे हैं देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल D सबशेल इन Mn2+ and completely filled D10 configuration in Zn2 positive are related to their E0 values, whereas E0 for nickel is related to highest negative hydration energy। ऐसे हमें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन इस तरह से समझोगे तो हमें क्लियर रहती है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रेंड तुम्हारा कौन सा हो गया, तो देखो अब है तुम्हारा ट्रेंड M3+ से M2+ में जाने का। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास शोज द वेरिंग ट्रेंड्स, स्कैंडियम के लिए बात कर रहा है, जिंक के लिए बात कर रहा है, फिर ये तुम्हारा मैंगनीज के लिए बात कर रहा है, आयरन के लिए बात कर रहा है, वेनेडियम के लिए बात कर रहा है, सबके रीजंस भी दे रहा है कौन कौन से में फेवरेबल होगा। तो मैं देखती हूँ, देखो स्कैंडियम +3 से तुम्हारा +2 में जाने के लिए क्या वैल्यू रखेगा, कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम +3 विच हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स, अब इसके लिए बेटा स्कैंडियम +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी क्या है, लो। इसके लिए जो E0 वैल्यू है वो कैसी है, लो है। अब तुम खुद समझो कि लो क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्कैंडियम इज 3d0, मतलब अगर मैं पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं क्या होता है, स्कैंडियम 21 ना, 4d1 4d, क्या कर दिया मैंने, 3d1 4s2। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर ये स्कैंडियम +3 में रखता है तो भाई ये +2 में क्यों 3d1 क्यों रखना चाहेगा जब ये 3d0 है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए वैल्यू लो है। क्या हमें ये बात समझ में आती है। इसके बाद ये कह रहा है तुमसे हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक +3 टू जिंक +2, ये तो नाच नाच के जाना चाहेगा, ये इसके लिए तो वैल्यू हाई है। क्यों भाई, जिंक क्या है तुम्हारा, जिंक 30 है ना, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2।
अच्छा, अगर +3 है तो इसका मतलब यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ जाएगा तो 3d10 हो जाएगी। भाई जिंक +2 जब तुम्हारा 3d10 फुली फिल्ड बन रहा है तो उसे तो बहुत खुशी होगी, तो ये जाना चाहेगा। फिर तुमसे पूछ रहा है ये मैंगनीज के बारे में कि जरा मैंगनीज के बारे में भी बता दो क्या हाल है। मैंगनीज तुम्हारा +3 से +2 में जाना चाहेगा, तो तुम बोलोगे कि हाँ जी 3d5 है, 4s2 है, तो यस यहाँ पे +3 में क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ +3 में तो मैम ये 3d4 शो कर रहा है ना, 3d4 शो कर रहा है। ये तो मैंने नॉर्मल मैंगनीज की रखी है, यहाँ 3d, यहाँ क्या हो जाएगा 3d5 विच इज हाफ फिल्ड, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो इसके लिए भी वैल्यू हाई होगी। ठीक है, यही चीज ये लिखता है। अब बोल रहा है आयरन के लिए, आयरन शोज वेयर एज, अच्छा एक लाइन देखो, द कंपैरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज शोज दैट मैंगनीज 2 + d5 इज पर्टिकुलरली स्टेबल, वेयर एज कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर Fe शोज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+। अब देखो ये Fe3+ से Fe3+ में Fe2+ में जाना चाहेगा, ये क्या होता है तुम्हारा 26, तो इसके लिए लिख दो 3d6 4s2, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ ये 3d5 है, यहाँ ये तुम्हारा 3d4 हो जाएगा। तो क्या ये 3d5 से 3d4 में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए जो वैल्यू होती है वो लेस पॉजिटिव होती है, इनके कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, बट हाँ 3d5 को छोड़ के जाने का दुख तो है 3d4 में। फिर वेनेडियम के लिए कहता है कि जो तुम्हारा वेनेडियम है वो तुम्हारा +3 से +2 में जाना चाहेगा क्या? अच्छा, वेनेडियम क्या होता है तुम्हारा शक्ति वीकर 23, ये होता है तुम्हारा 3d3 4s2, तो यहाँ पे ये क्या है 3d2 है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये 3d3 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, जाना ये चाहेगा द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर V रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव स्टेबल है, इतना नहीं जाना चाहता है, इसके लिए वैल्यू तुम्हारी लेस नेगेटिव है, थोड़ी सी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है, चला जाता है। क्यों चला जाता है भाई, 3d3 है, देखो अगर मैं ये यहाँ पे T2G बनाऊं, ऐसे स्प्लिट कर जाता है ना D, तो यहाँ पे ये T2G ये EG, तो T2G तुम्हारा हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, तो ये भी जा रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने तुम्हें यहाँ पे इस तरह से समझा दी। इस पैराग्राफ में सब कुछ यही है, सब कुछ यही है जो यहाँ पे समझाया है। तो आज हम लोग डी ब्लॉक यहीं तक कर रहे हैं, इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।